हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेटा ये व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट नेम, और जो सर्किट यहां बनेगा उसकी जो शेप आएगी वो शेप आपकी ब्रिज टाइप में होगी। तो हमने नेम रख दिया दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसकी शेप कैसी होगी, जिसकी शेप बिल्कुल एक ब्रिज टाइप होगी। तो बेटा अब हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिस्कस करना है। तो बेटा मैकेनिक्स में अगर हम कोई ब्रिज बनाते हैं और ब्रिज को अगर हम एयर में सस्पेंड करते हैं और ब्रिज को अगर हमें स्टेबल रखना है तो हमें उसको चारों कॉर्नर से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी टाइप का ब्रिज मैकेनिक्स में बनाओगे, अगर आप किसी टाइप का ब्रिज अगर मैकेनिक्स में बनाओगे, उसको अगर एयर में फ्रीली सस्पेंड करना चाहोगे तो बेटा एयर में अगर उसको सस्पेंड करोगे तो उसके जो चारों कॉर्नर होंगे उन चारों कॉर्नर्स को आपको रोप के थ्रू इस टाइप से सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा आपको मैकेनिक्स के अंदर अगर किसी टाइप का ब्रिज बनाना है और उसको सस्पेंड करना है एयर में तो आपको इस ब्रिज को चारों कॉर्नर से रोप के थ्रू टाइटली सपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहां चेक करो, अगर ये रोप इस ब्रिज का ये वाला कॉर्नर होल्ड करके रखेगी तो यहां पर टेंशन आएगी T1, ऐसे ये वाला कॉर्नर आपका इस रोप के थ्रू यहां पर टाइटली होल्ड होगा तो यहां पर टेंशन आएगी T2, ऐसे यहां पर टेंशन आएगी T3, ऐसे यहां पर टेंशन आएगी T4। तो बेटा अगर ये ब्रिज आपका, अगर ये आपका सस्पेंडेड एयर ब्रिज आपका स्टेबल है तो इसका मीनिंग क्या है कि इन टेंशंस के बीच में बेटा प्रॉपर रिलेशन बनेगा, इन टेंशंस के बीच में प्रॉपर रिलेशन बनेगा। इसका मीनिंग अगर ये ब्रिज आपका स्टेबल है तो यहां जो प्रेशर होगा और जो प्रेशर आपको यहां मिलेगा, ये दोनों प्रेशर आपको बिल्कुल इक्वल मिलेंगे, बिल्कुल इक्वल मिलेंगे। इसका मीनिंग ये ब्रिज अगर आपके चलने के लिए स्टेबल है, अगर ये ब्रिज आपके वॉक करने के लिए सेफ है तो बेटा ये सेफ कब होगा, जब दोनों एंड पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो अगर ब्रिज के अंदर बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, ब्रिज आपका बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या, ब्रिज आपका प्रॉपर वे से बैलेंस हो चुका है। तो बेटा अगर ये बैलेंस है तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ये ब्रिज आपका चलने के लिए सेफ है, अगर आपके लिए बैलेंस है, तो इन टेंशंस के बीच में आपको किसी ना किसी टाइप का रिलेशन, किसी ना किसी टाइप की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो बेटा अगर वो कनेक्टिविटी किसी रेशो के फॉर्म में आएगी तो रेशो हम ऐसे लिख सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू T3/T4। तो बेटा इसी टाइप से ये रेशो आपकी ऐसे भी आ सकती है, T1/T3 इक्वल टू T2/T4। तो अगर हम मैकेनिक्स में किसी भी ब्रिज को एयर में सस्पेंड करेंगे और उसको अलग अलग रोप के थ्रू सपोर्ट करेंगे तो बेटा अगर जो सपोर्टिंग आपकी केबल्स हैं या जो वायर्स हैं उनमें अगर टेंशन आपकी T1, T2, T3, T4 है तो बेटा उनमें प्रॉपर आपको रिलेशन मिलेगा। तो बेटा इसी टाइप से अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हम मल्टीपल वायर्स यूज करेंगे और ब्रिज को हम स्टेबल बनाएंगे, ब्रिज को हम प्रॉपर वे से बैलेंस करेंगे ताकि वहां पर हमें चलने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर हमें यहां पर वॉक करने में प्रॉब्लम आएगी तो इसका मीनिंग क्या है कि ये ब्रिज आपका अनबैलेंस है। तो अगर वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ब्रिज आपको प्रॉपर वे से बैलेंस है। तो बेटा इसी टाइप से इसी बैलेंसिंग पॉइंट को, इसी बैलेंसिंग वाले वर्ड को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो बेटा अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। ये हमने मैकेनिक्स के थ्रू एक ब्रिज को सस्पेंड करके और इन टेंशंस के बीच में
रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाएंगे और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यही सेम कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। अब चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा बेटा। अब चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा। नाउ we have five multiple resistance wires। हमारे पास 5 मल्टीपल वायर्स हैं and all wires are carrying proper resistance, that is R1, R2, R3, R4, R5। तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर 5 रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के बाद जो शेप मेरे सामने आई है वो बिल्कुल ब्रिज वाली शेप आई है। अब चेक करो यहां ब्रिज कैसे बनेगा। तो बेटा ये वाला पाथ आपके चलने के लिए होगा। आप C से D आ सकते हो और D से C भी जा सकते हो। तो बेटा ये वाला जो पाथ है जहां पर आपका R5 रजिस्टर है, तो ये वाला पाथ बेटा आपके चलने के लिए होगा। इसका मीनिंग ये जो आपका ब्रिज बना है, इस ब्रिज में ये लाइन आपकी वॉकिंग के लिए होगी। आप C से D आ सकते हो, D से C भी जा सकते हो। अब बोलो इस ब्रिज को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, चेक करते हैं बेटा। जो इस ब्रिज का फर्स्ट एंड है C पॉइंट, इस C पॉइंट से बेटा कौन कौन सी रोप आपकी कनेक्ट है, चेक करो। नाउ दिस इज नंबर 1 रोप, नंबर 2 रोप। अब यहां चेक करो इस D पॉइंट से, D जो एंड है ब्रिज का, यहां पर कौन कौन सी रोप आपकी कनेक्ट है, that is R3 and that is R4। तो बेटा चेक करना बिल्कुल ध्यान से कि यहां पर जो मैंने रोप वाला वर्ड यूज किया, बेटा रोप वाला वर्ड बिल्कुल किसके इक्विवेलेंट है, that is R1, R2, R3 and R4। तो बेटा चेक करो यहां पर ब्रिज को लेफ्ट हैंड साइड से कौन बैलेंस कर रहा है, R1, R3। अब ब्रिज को राइट हैंड साइड से कौन बैलेंस कर रहा है, दैट इज R2, R4। तो बेटा अब यहां पर ये आपका एक ब्रिज है और इस ब्रिज को हमने यहां से सपोर्ट किया किसके थ्रू, R1, R3 के थ्रू, और यहां से राइट हैंड साइड से हमने इस ब्रिज को सपोर्ट किया है R2 और R4 के थ्रू। तो बेटा अब मुझे ये बताओ, अगर आपको C से D आना है या D से C जाना है, तो अगर आप R5 रेजिस्टेंस वायर पे चलोगे तो अगर आपको करंट लगेगा तो ये पाथ आपके लिए अनसेफ हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर वे से C से D आना है, D से C जाना है, तो आपको करंट बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर आप आओगे C से D और अगर आपको इस लाइन में करंट लगेगा तो ये पाथ आपके लिए अनसेफ हो जाएगा, ये ब्रिज आपके लिए अनसेफ हो जाएगा। तो अब बोलो ये ब्रिज आपके लिए बैलेंस कब होगा, जब C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा और जो D पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, ये दोनों पोटेंशियल बेटा बिल्कुल सेम होंगे। देन you will not experience any type of electric current from C to D and D to C। तो बेटा मेरा मोटिव ये है बताने का आपको कि अगर आपको C से D चलना है और अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट लगेगा तो ये पाथ आपके लिए अनसेफ हो जाएगा। तो अगर आपको इस पाथ को सेफ बनाना है तो C पे जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल आपका D पे होना चाहिए। तो अगर C वाला पोटेंशियल D वाला पोटेंशियल अगर सेम है तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D बोलो बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज 0। नाउ टेल मी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड C। तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा कि दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आपका सेम आ जाता है तो ये पाथ आपके लिए सेफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर सेफ path current in R5 resistance must be 0। तो अब ये क्लियर हो चुका है
कि अगर आपको इस ब्रिज पे वॉक करनी है, अगर आपको इस ब्रिज पे चलना है, अगर आपको सी से डी आना है, अगर आपको डी से सी जाना है, तो आपकी बॉडी को बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं फील करना है तो उसके लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम बनाना पड़ेगा। और आपको मालूम है जब भी किसी वायर के दोनों एंड पे सेम पोटेंशियल होगा तो बेटा वहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल जीरो होगा और करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बेटा मुझे बताओ ये ब्रिज आपका बैलेंस कब होगा? जब इसके दोनों एंड पे प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर को हम किसके इक्विवेलेंट लेंगे बेटा? प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल। तो दोनों एंड पे जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा, ये ब्रिज आपके चलने के लिए सेफ हो जाएगा। आप सी से डी आ सकते हो, डी से सी जा सकते हो, आपको इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इट मींस यहां दोनों एंड्स के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल हमें जीरो बनाना है। सो दिस इज मेन बैलेंस कंडीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बेटा अगर आपको इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को बैलेंस करना है, इस ब्रिज को बैलेंस करना है, तो आपको मिडल पाथ में, आपको मिडल वायर में करंट की वैल्यू जीरो बनानी है। अब बेटा ये जीरो कब बनेगी? जब दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो बेटा अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि अगर आप इस ब्रिज को बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंसिंग के लिए आपको दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम बनाना है। सो दैट काइंड ऑफ ब्रिज, दैट काइंड ऑफ शेप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा ये जो ब्रिज आपने बनाया, इसी ब्रिज का नेम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा साइंटिस्ट ने इसी टाइप से इन वायर्स को कनेक्ट किया और काइट की जैसी शेप बनाई, और जैसे ब्रिज होता है उसकी जैसी शेप बन गई। तो यहां पर जो शेप बनी वो ब्रिज टाइप में बन गई, और यहां पर इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास R1 R3 और इधर हमारे पास R2 R4 है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप कह सकते हो रॉप नंबर 1, रॉप नंबर 2, रॉप नंबर 3, रॉप नंबर 4। तो बेटा ये रॉप के थ्रू ये ब्रिज आपका सस्पेंडेड है, और ये ब्रिज आपका बैलेंस कब होगा, आपके चलने के लिए सेफ कब होगा? जब दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो बेटा इस टाइप का जो ब्रिज बना, इसी ब्रिज को फिर हमने किस नेम से बुलाया? दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन क्या आएगी, इस ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन क्या आएगी। तो बेटा बैलेंस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। जब करंट आपका सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर बैलेंस कंडीशन क्या बनेगी, R1 R2 और R3 R4 में क्या रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा, इनके बीच में क्या कनेक्टिविटी बनेगी, इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो बेटा चेक करते हैं अब क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे R5, फिर हम बनाएंगे R1, फिर हम बनाएंगे R3, फिर हम बनाएंगे बेटा R2, फिर हम बनाएंगे R4। This point is A and this point is B, this point is C and this point is D। और यहां हमारी आ जाएगी सेल। अब बेटा सेल में से करंट आपका निकलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां करंट अगर I1 जाएगा तो यहां बोलो I माइनस I1 जाएगा। यहां अगर करंट आपका I2 जाएगा तो यहां बोलो यहां करंट क्या होगा, I1 माइनस I2। और बेटा अब यहां चेक करो, यहां ऊपर से करंट I2 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है। तो KCL आप यहां लगाओगे तो बोलो इनकमिंग करंट की वैल्यू बोलो यहां क्या आ रही है, I1 माइनस I1 प्लस I2। तो बोलो आउटगोइंग की वैल्यू क्या होगी, I माइनस I1 plus I2, because in KCL incoming current is always equal to outgoing current। तो बेटा आप चेक करते हैं ये हमारा आउटगोइंग करंट है और ये दोनों हमारे डी जंक्शन पे इनकमिंग करंट है। तो अब हर रजिस्टर के अंदर आपने करंट को शो कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर बेटा KVL लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर KVL लगाएंगे। तो बेटा KVL अब कैसे लगेगा, KVL के लिए हमें एक क्लोज्ड
लूप को एज्यूम करना है। तो केवीएल के लिए हमें एक क्लोज्ड लूप को एज्यूम करना है। अब आपकी चॉइस है कि आप स्टार्टिंग कहां से करोगे। स्टार्टिंग आप ए से कर सकते हो, सी से कर सकते हो, डी से कर सकते हो, बी से कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जहां से आप स्टार्टिंग करोगे आपको घूम फिर के वापस वहीं आना है, लेकिन पाथ को रिपीट नहीं करना है। अब ये बेटा ध्यान रखना। तो अब बोलो क्या लिखूंगा मैं। लूप नंबर 1 फॉर केवीएल, दैट इज ए सी डी ई। तो बेटा चेक करो, हम ए से चले थे और वापस हम ए पे ही आ रहे हैं। इसका मीनिंग लूप नंबर 1 में हमने पाथ को कहीं भी रिपीट नहीं किया है। हम ए से सी गए, सी से डी आए, फिर डी से ए आ गए। हमने कभी भी पाथ को रिपीट नहीं किया। तो आप चेक कर सकते हो कि क्लोज्ड लूप में हम एक पॉइंट को रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा से टच नहीं करेंगे। तो आप चेक करो, ए से सी गए, सी से डी, फिर डी से ए। तो बेटा मेरा मोटिव क्या है आपको बताने का कि अगर हमें वापस ए पे आना है तो अगर आप ऐसे करोगे ए से सी और फिर सी से ए, तो बेटा चेक करो, अगर हम ए से सी जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं सी से ए, तो इसका मीनिंग ये पाथ आपका रिपीट हो रहा है। ये पाथ आपका रिपीट हो रहा है क्योंकि हम ए से सी गए फिर वापस सी से ए आ रहे हैं, तो ये पाथ आपका 2 बार यूज हुआ है। तो बेटा पाथ हमेशा एक बार ही यूज होगा। तो बेटा अगर 2 टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो हम उस रेजिस्टेंस को एक बार ही क्रॉस करेंगे, उसको दोबारा से हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि अगर ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आपका R1 है तो या तो हम एक बार ए से सी जाएंगे या फिर हम एक बार सी से ए आएंगे। तो बेटा हम यहां पर ए से सी या सी से ए दोनों चीजें हम एक टाइम पे रिपीट नहीं कर सकते। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करेंगे तो हम एक साइड से क्रॉस करेंगे, हम उस रेजिस्टेंस को दोनों साइड से क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये बेटा आपको बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना है कि क्लोज्ड लूप में कंडीशन होती है कि पाथ को हमें रिपीट नहीं करना है। हमें पाथ को रिपीट नहीं करना है, जहां से चले थे वापस वहीं आना है, लेकिन जो हमारा पाथ होगा उसको हम कहीं से भी रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। नाउ ए से सी, अगर हम ए से सी जाएंगे तो चेक करो हम करंट को फॉलो कर रहे हैं अनफॉलो कर रहे हैं। अगर हम करंट को फॉलो करेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव आएगा, I1 R1। फिर हम जा रहे हैं सी से डी, सी से डी में हम करंट को फॉलो कर रहे हैं तो यहां भी हमारा डिफरेंस इन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। फिर हम जा रहे हैं डी से ए, तो बेटा हम जहां से चले थे वापस वहीं आ चुके हैं। इसका मीनिंग इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट। इसका मीनिंग स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम एज आवर डेस्टिनेशन पॉइंट। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों आपके सेम होंगे। किसके अंदर? इन क्लोज्ड लूप ऑफ केवीएल। तो बेटा I1 R1 प्लस I2 R5। अब बोलो यहां से हमें ऊपर जाना है, करंट नीचे आ रहा, हम ऊपर जा रहे हैं तो हम करंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर -I-1 इंटू R3 इक्वल टू 0। नाउ लूप नंबर 2 for KVL, this is equation number 1। लूप नंबर 2 बोलो क्या लोगे बेटा? यू कैन टेक CBDC। इसका मीनिंग जहां से चले थे वापस वहीं आ रहे हैं, विदाउट रिपीटिशन ऑफ पाथ। हमने कहीं भी पाथ को रिपीट नहीं किया। हमने अगर C से B ट्रेवल किया है तो हमने यहां पर इस क्लोज्ड लूप में कहीं पर भी B से C ट्रेवल नहीं किया। तो बेटा ये ध्यान रखना, हमने अगर ट्रेवल किया है C से B तो हम इस लूप के अंदर कभी भी B से C नहीं जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमने लूप ये लिया है C से B, फिर B से D और फिर D से C, तो हमें C से B वाला पाथ रिपीट नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना आपको कि C से B जाएंगे, B से D और फिर D से C। नाउ C से B बोलो I1
माइनस I2 इंटू R2। हम करंट को फॉलो कर रहे हैं। अब बोलो B से D करंट ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर माइनस साइन आएगा, I माइनस I1 प्लस I2। नाउ अब हम D से C जाएंगे। D से C में बेटा करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां भी हम करंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताने का, हम किसी भी रेजिस्टेंस को टू एंड फ्रो क्रॉस नहीं करेंगे। हम रेजिस्टेंस को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, या तो हम लूप के अंदर C से B जाएंगे या फिर हम लूप के अंदर B से C जाएंगे। तो बेटा अब यहां पर हम लूप ऐसे भी बना सकते हैं CB DC, और हम लूप बेटा ऐसे भी बना सकते हैं BC DB। दोनों लूप बेटा करेक्ट हैं। अब चेक कर लो, दोनों लूप में आपका पाथ कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, पाथ कहीं भी रिपीट आपका नहीं हो रहा है। तो हमें पाथ को रिपीट नहीं करना और जहां से चले थे वापस वहीं आना है। तो अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस में अब बैलेंस कंडीशन आप पुट करोगे। नाउ टेल मी बेटा बैलेंस कंडीशन क्या होती है, किसके अंदर? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। टेल मी बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा बैलेंस कंडीशन ये थी कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल यहाँ भी होना चाहिए। तो बेटा इस वायर में, मिडल वायर में बोलो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग पोटेंशियल एट C पॉइंट विल बी सेम एज पोटेंशियल एट D पॉइंट। तो दोनों पोटेंशियल अगर सेम होंगे, तो अगर ये दोनों पोटेंशियल आपके सेम होंगे तो इस वायर, मिडल वायर में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बेटा अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में आप I2 को 0 पुट करो। बोलो क्या क्या इक्वेशन आएंगी, चेक करो। I1 R1 प्लस 0, ये टर्म आपकी बेटा इधर आ जाएगी, इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3। बोलो बेटा यहाँ पर I2 0, यहाँ पर I2 0, यहाँ पर I2 0, तो यहाँ बोलो क्या आएगा? I1 R2, और बेटा ये टर्म माइनस के इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। नाउ I माइनस I1 प्लस I2, यहाँ बेटा R4 आपको लिखना पड़ेगा, R4 इधर आएगा, इधर R4 आएगा। तो I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4, तो बेटा यहाँ R4 आएगा। तो बेटा ये नोट कर लेना, ये हमने गलती से यहाँ R4 मिस कर दिया था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस इन पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा? ये करंट इंटू ये रेजिस्टेंस। तो बेटा अब ये I माइनस I1 इन ब्रैकेट इंटू R4। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड करेंगे। तो अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में क्या होगा? I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल। बोलो बेटा क्या रेशियो आ रही है? रेशियो व्हाट वी हैव, रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो बेटा रेशियो आपके सामने है। इन रजिस्टर्स के बीच में, इन रेजिस्टेंसेस के बीच में आपको ये रिलेशन मिलेगा, और ये रिलेशन कब मिलेगा? जब मिडल वायर में, जब R5 में करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू 0 होगी। तो बेटा अब ये आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है कि अगर सर्किट आपका बैलेंस है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस है, तो मिडल वायर में करंट की वैल्यू 0 होगी। मिडल वायर में जो आपका ब्रिज है, जो ब्रिज के दोनों एंड हैं, उस ब्रिज के दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, जिससे इसके अंदर करंट आपका 0 फ्लो करेगा। जब करंट आपका 0 फ्लो करेगा तो इसका मीनिंग ये रेजिस्टेंस वायर, ये रजिस्टर आपका R5 इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई यूज नहीं होगा, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो इट इज इनइफेक्टिव फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो बेटा अब रेशो क्या आई, रेशो आपकी बैलेंस कंडीशन की रेशो ये आई है बेटा कि अगर मिडिल वायर में करंट की वैल्यू 0 होगी तो R1/R2 किसके इक्वल होगा, R3/R4। नाउ बाय दिस कंडीशन, बाय दिस बैलेंस कंडीशन वी कैन से दैट दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कैन बी बैलेंस्ड, कैन बी बैलेंस्ड। तो बेटा इस टाइप से हम इसको बैलेंस करते हैं और इसी बैलेंसिंग कंडीशन के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। इसी बैलेंस कंडीशन के बेस पे बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो अब चेक करते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो अगर मेरे पास एक सर्किट अरेंजमेंट गिवन है इस टाइप से, आप चेक कर सकते हो, दिस इज R, this is 2R and this is R. Now this is point B, this is point A. तो बेटा आप चेक कर सकते हो कि यहां अगर R है और इधर भी अगर R है, तो आप चेक करो बेटा इन दोनों रेजिस्टेंसेस की रेशो और इन दोनों रेजिस्टेंसेस की रेशो अगर सेम आ रही है बेटा, चेक करना R/R इक्वल टू R/R। तो बेटा अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके R/R इक्वल टू हमें 1 दे रहे हैं, अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस की रेशो इक्वल टू 1 आ रही है, तो अगर इसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में अगर R/R भी हमें 1 दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी दो बाजुएं हैं, इन दोनों की रेशो अगर 1 आ रही है, तो राइट हैंड साइड वाली दो आपकी जो बाजू हैं इनकी भी रेशो अगर 1 आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका बैलेंस है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका बैलेंस है। तो अब चेक करते हैं बेटा कि अगर ये बैलेंस है तो आप बैलेंस कंडीशन को यहां चेक करो। यहां आपने क्या लिखा हुआ है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1/R3 इक्वल टू R2/R4। तो बेटा चेक करो, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में दो बाजू हैं, एक बाजू कौन सी है R1 और एक बाजू कौन सी है R3। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों बाजू R1 और R3 और राइट हैंड साइड वाली आपकी दो बाजू हैं, कौन कौन सी हैं, R2 एंड R4। तो बेटा इन दोनों बाजुओं की रेशो और इन दोनों बाजुओं की रेशो अगर सेम आ रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, मिडल वायर में करंट की वैल्यू 0 है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड वाली 2 आर्म्स और राइट हैंड साइड वाली 2 आर्म्स, अगर इन दोनों आर्म्स की रेशो अगर सेम आ रही है, तो इसका मीनिंग है कि ये सर्किट आपका बैलेंस है, मिडल में करंट की वैल्यू 0 है। तो यहां भी चेक करो, इन दोनों आर्म्स की वैल्यू R/R, इन दोनों की भी सेम वैल्यू। तो बेटा मिडल में करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, मिडल में करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, दैट इज 0, दैट इज 0। तो बेटा मिडल वाला रेजिस्टेंस आपका इनइफेक्टिव हो जाएगा, मिडल वाला रेजिस्टेंस आपका, मिडल वाली जो वायर है इसमें करंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये रेजिस्टेंस आपके किसी भी काम नहीं आएगा, किसी भी काम नहीं आएगा। तो आप बेटा इसको, तो बेटा आप इसको यहां से रब कर सकते हो। इसको अगर यहां से रब करोगे तो चेक करो, अगर इसको रब करते हो तो अब बोलो, अब यहां पर R और ये R, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे बेटा, ऐसे ये R और ये R, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। तो बोलो R प्लस R दैट इज 2R, नीचे भी 2R आएगा। अब बोलो 2R दोनों पैरेलल में हैं, अलग अलग लाइन में हैं, एक लाइन में नहीं है। तो जब भी आपके दो रेजिस्टेंसेस, जब भी आपके दो रेजिस्टर्स अलग अलग लाइन में होंगे, तो वो दोनों बेटा पैरेलल में होंगे। तो बोलो 2R अगर पैरेलल में है, तो बोलो बेटा R नेट क्या आएगा, 1/R नेट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। नाउ इट इज 2 टाइम्स ऑफ 1/2R, 2 से 2 कैंसिल, इट इज 1/R, इट इज 1/R। तो बेटा रेसिप्रोकल लोगे तो R नेट की वैल्यू बोलो क्या आएगी, R नेट इक्वल टू R, R नेट इक्वल टू R। तो बेटा इस टाइप से हम सर्किट्स को
बैलेंस कंडीशन के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं और सर्किट का नेट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप से व्हीटस्टोन ब्रिज आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में यूज होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की 2 आर्म्स हैं इन दोनों की रेशो और जो राइट हैंड साइड की 2 आर्म्स हैं इन दोनों की रेशो अगर सेम आती है तो मिडल वन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हम मिडल वन को यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप से ये सर्किट आपके बने हुए हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखना, इसी टाइप से एक न्यूमेरिकल हम और भी कर सकते हैं, उसकी शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी लेकिन न्यूमेरिकल का प्रिंसिपल यही सेम होगा। जैसे 2 ओम है, 4 ओम है, मिडल में 6 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, V आपका 10 वोल्ट है। तो बेटा अब यहाँ आपसे पूछा है कि यहाँ पर नेट करंट आपका कितना फ्लो होगा, यहाँ पर इस सेल में से कितना करंट आपका विड्रॉ होगा इस सर्किट के लिए। तो यहाँ पर इस सर्किट के लिए सेल में से कितना करंट निकलेगा। अब बेटा चेक करो, 2/5 भी कर सकते हो, 2/4 भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो बेटा इन दोनों की रेशो 2/5, बेटा इन दोनों की रेशो 4/10। तो चेक करो बेटा, ऊपर वाले दोनों रजिस्टर्स की रेशो, नीचे वाले दोनों रजिस्टर्स की रेशो अगर सेम आ रही है तो मिडल वन में बोलो बेटा करंट की वैल्यू बोलो क्या होगी। मिडल वन में करंट की वैल्यू 0 होगी। चेक करके बताओ COD पॉइंट पे बोलो पोटेंशियल कैसा होगा। COD पॉइंट पे बोलो पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो बेटा 6 ओम में अगर करंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मीनिंग 6 ओम के दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिलेगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर से रेशो लोगे और नीचे से रेशो लोगे तो भी आपकी फ्रैक्शन सेम आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो 2/4 नाउ 5/10। बेटा यहां भी आपको रेशो सेम मिलेगी 1/2 1/2। तो बेटा इस टाइप से आप बोलो यहां पर कौन सा रेजिस्टेंस आपका करंट 0 कैरी कर रहा है, कौन सा रजिस्टर आपका यहां पर इनइफेक्टिव है जो करंट को बिल्कुल भी कैरी नहीं कर रहा है, दैट इज 6 ओम। तो बेटा आप 6 ओम को यहां से रिमूव कर सकते हो। अब बोलो 6 ओम को रिमूव करने के बाद नाउ 2 ओम और 5 ओम आपके सीरीज में है तो यहां बोलो क्या बनेगा 7 ओम। नाउ 10 + 4 इट इज 14 ओम। तो अब ये दोनों सीरीज में लेकिन 7 ओम अलग लाइन में है और 14 ओम अलग लाइन में है तो दोनों पैरेलल में होंगे। तो बोलो बेटा नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा R नेट, इट इज 1/7 + 1/14। Now it is 14, 2 + 1, now it is 3/14, now it is 3/14। आपके सामने है बेटा रिजल्ट आपके सामने है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट आपके सामने है। तो अब 3/14 का रेसिप्रोकल लोगे, बोलो R नेट की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 14/3। नाउ टेल मी नेट करंट इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपॉन 14/3। नाउ इट बिकम्स 3 ऊपर आ जाएगा 30/14 एम्पियर, 30/14 एम्पियर। नाउ इट इज 30/14 एम्पियर। तो बेटा रिजल्ट आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है और जो पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। बैलेंस कंडीशन आपको लगानी है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और न्यूमेरिकल को प्रॉपर वे से कंक्लूजन पे लेके आ सकते हो। तो बेटा अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप बेटा हमारा होगा कि हमें ये फाइंड आउट करना है
कि अब व्हीटस्टोन ब्रिज को आप प्रैक्टिकली अपनी लैब में कैसे यूज करोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली अपनी लैब में आप कैसे यूज करोगे। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका मल्टीपल वायर्स की कनेक्टिविटी से बना हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका मल्टीपल वायर्स को हमने कनेक्ट करके बनाया है। तो अगर आप इसको एज इट इज इसी फॉर्म में अगर लैब में यूज करोगे तो बेटा ये आपके लिए अनसेफ भी हो सकता है। तो वायर अगर बिल्कुल ओपन एटमॉस्फेयर में होगी और वायर में करंट भी कैरी हो रहा है तो इसका मीनिंग अगर बाय चांस आप उसको टच करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक शॉक आपको फील हो सकता है। तो बेटा अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को लैब के अंदर एज इट इज सर्किट फॉर्म में यूज करोगे तो वो आपके लिए अनसेफ होगा। तो बेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्मेशन बनाया, एक प्रैक्टिकल सेटअप बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। किसके लिए? लैब के लिए। किसके लिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो बेटा जो हमने प्रैक्टिकल सेटअप बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर स्टूडेंट्स की लैब्स के लिए, तो बेटा उस प्रिंसिपल को हमने प्रैक्टिकल सेटअप में यूज किया और उस प्रैक्टिकल सेटअप का बेटा हमने क्या नेम रखा? दैट नेम इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्कूल लेवल पे स्कूल लैब में अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए अनसेफ होगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट यूज किया, हमने उसका प्रैक्टिकल सेटअप यूज किया, हमने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और बेटा उसका नेम क्या रखा? उस अपरेटस का हमने नेम क्या रखा? उस प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमने नेम क्या रखा? दैट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा? दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, तो आप क्या बोलोगे? बोथ आर बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा ये दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा अब हम इस प्रैक्टिकल सेटअप को बनाने वाले हैं जो आपके लिए सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, जिसमें सिक्योरिटी होगी और जिसमें आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट लगने के चांस काफ़ी नैरो होंगे, काफ़ी निल होंगे और आप बिल्कुल सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। तो चेक करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो बैलेंस कंडीशन आपको मिली थी वो बैलेंस कंडीशन आपको मीटर ब्रिज में, स्लाइड वायर ब्रिज में कैसे मिलेगी। चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल सेटअप हम बनाते हैं। हमारे पास एक ऐसे वुडन बोर्ड मिलेगा और वुडन बोर्ड पे हमें एक 1 मीटर लेंथ का स्केल मिलेगा और 1 मीटर लेंथ वुडन स्केल के ऊपर हमारे पास एक अलॉय वायर होगी। तो बेटा ये अलॉय वायर हमारी चलेगी 0 सेंटीमीटर से और कहाँ खत्म हो जाएगी? एट 100 सेंटीमीटर। तो चेक करके बताओ इस अलॉय वायर की लेंथ बोलो क्या होगी? दैट इज 1 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू 1 मीटर एंड इट इज अलॉय वायर and that will be manganese. Now बेटा यहां पर एक कॉपर की स्ट्रिप आएगी जो बिल्कुल उल्टा एल बनाएगी
ऐसे ही यहां पर कॉपर की स्ट्रिप आएगी जो बिल्कुल उल्टा एल बनाएगी, बीच में कॉपर की एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ जाएगी। सो दीज आर कॉपर स्ट्रिप। तो बेटा एल सिंपली ऐसे होता है, एल को अगर उल्टा करोगे तो एल आपका, अगर एल को उल्टा करोगे तो एल ऐसे हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो कॉपर की स्ट्रिप लगी है वो उल्टे एल की शेप कैरी कर रही है, जो उल्टे एल की शेप कैरी कर रही है। तो एल को आप ऐसे पलट दो, जब ऐसे पलटोगे एल को तो बेटा एल आपका इस टाइप से शेप कैसी कैरी करेगा, तो इसमें वर्टिकल लाइन नीचे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज वहीं रहेगी। तो हमें सिर्फ एल को यहां से ऐसे पलटना है, वर्टिकल लाइन नीचे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एज इट इज ऐसे ही रहेगी। नाउ यहां बेटा आपको 2 स्क्रू मिलेंगे, ऐसे यहां पर 2 स्क्रू मिलेंगे कनेक्टिविटी के लिए। ऐसे यहां मिडल में आपको एक स्क्रू मिलेगा। तो यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहां पर भी आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। बेटा ये रेजिस्टेंस आप कहां से लोगे? फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये आपके लिए होगा अननोन रेजिस्टेंस। यहां हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स जो आपके लिए नॉन होगा, यहां पर रेजिस्टेंस आपके लिए नॉन होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन रेजिस्टेंस। तो बेटा करंट के लिए हम यहां लगाएंगे इलेक्ट्रिक सेल और मिडल में हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। और ये बेटा मेटालिक पेन होगा या इसको बोलेंगे जॉकी। तो जहां ये टच होगा उस पॉइंट को हमने नेम दे दिया, दैट इज जे पॉइंट। तो बेटा आप चेक करो, प्रैक्टिकल सेटअप आपका ड्रॉ हो चुका है। तो आपको लैब में क्या मिलेगा? आपको लैब में इस टाइप से वुडन बोर्ड मिलेगा। इस वुडन बोर्ड के ऊपर आपको कॉपर की 3 टाइप की स्ट्रिप मिलेगी। नंबर 1 स्ट्रिप कैसी होगी? नंबर 1 स्ट्रिप आपकी उल्टे एल की शेप में होगी, नंबर 2 स्ट्रिप आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और नंबर 3 स्ट्रिप भी आपकी एल को उल्टा करने से बनेगी, एल को पलटने से बनेगी। ठीक है बेटा। तो ये जो 3 आपकी स्ट्रिप हैं या 3 जो कॉपर की पत्ती हैं, ये आपको यहाँ पर मीटर ब्रेज के अंदर मिलेंगी। एक हॉरिजॉन्टल होगी और 2 आपकी एल टाइप की शेप में होगी, लेकिन यहाँ पर एल हमने पलट दिया है, एल को हमने उल्टा कर दिया, यहाँ भी हमने एल को उल्टा कर दिया है। ठीक है बेटा। तो आप चेक करते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको बोर्ड के ऊपर क्या कनेक्ट करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और आपको राइट हैंड साइड में एक अननोन वायर यहां कनेक्ट करनी है। तो बेटा ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? दैट इज लेफ्ट गैप। तो बेटा ये कौन सा गैप है? इट इज राइट गैप। बेटा अलॉय वायर ए से बी है और इसका मटेरियल बोलो क्या है? मैग्नीन। तो मैग्नीन की वायर है बेटा ये, और ये लेंथ कैरी कर रही है 1 मीटर। ये बेटा आपकी सेल है जिसका डिफरेंस इन पोटेंशियल हमें V गिवन है। तो बेटा करंट इधर से आएगा I। आप चेक करके बताओ, रेजिस्टेंस बॉक्स वाले रेजिस्टेंस को हमने A पॉइंट से किसके थ्रू कनेक्ट किया? टेल मी बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स वाले रेजिस्टेंस को हमने A पॉइंट से किसके थ्रू कनेक्ट किया? बोलो बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स में और A पॉइंट के बीच में कौन काम कर रहा है? नाउ दैट इज कॉपर मटेरियल। तो बेटा कॉपर के थ्रू हम ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस को नीचे वाली अलॉय वायर से कनेक्ट करेंगे। तो अब यहां पर कॉपर का मेन काम क्या है? टू मेक कनेक्शंस। तो बेटा यहां पर कॉपर का मेन काम क्या है? टू मेक कनेक्शंस। तो कॉपर इज हाईली यूजफुल टू मेक कनेक्शंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट।
तो बेटा ये जो वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड के ऊपर जो कॉपर आपने यूज किया है, तो कॉपर का मेन काम क्या है, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो ऊपर वाला अननोन रेजिस्टेंस वायर है, उसको नीचे वाली अलॉय वायर से कनेक्ट करना। तो कॉपर इज हाईली यूजफुल टू मेक कनेक्शंस। तो बेटा ये आपका प्रैक्टिकल सेटअप है, ये आपको लैब में मिलेगा, ये बोर्ड आपको मिलेगा और आपको सेल को या एक्सटर्नल बैटरी को यहां पर कनेक्ट करना है थ्रू कनेक्टिंग वायर। तो बेटा ये कनेक्टिंग वायर आपको कॉपर की